एपिसोड 240-241 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पर आज उसकी वो बहम ईशानी को देखने के बाद टूट गई थी। ईशानी की प्रेजेंस ही रोशनी को मात दे रही थी। खूबसूरती में भी ईशानी रोशनी से बहुत आगे थी। मोक्ष और ईशानी जैसे ही दादाजी और दादी माँ के पास आए तो दादी माँ ने ईशानी को गले लगा लिया। मेरी प्यारी बच्ची, तुम आ गई। तुम्हें इतनी देर क्यों हुआ आने में? कहीं इस नालायक की वजह से ही तो देर नहीं हुई? दादी माँ ने गुस्से से मोक्ष को देखते हुए ईशानी पर सवाल दाग दिया। अब आगे मोक्ष तो हैरानी से अपनी दादी माँ देख रहा था। भला इसमें उसकी क्या गलती है? पर अभी भी उसका चेहरा भावहीन था। वो ईशानी को देख रहा था। ईशानी एक जेंटल स्माइल करके बोली, नहीं दादी माँ, मुझे ही कुछ काम था जिस वजह से हम थोड़े लेट हो गए। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने बोला, ठीक है, मुझे पता है तुम अपने प्यारे पति की साइड ले रही हो। उनकी बात सुनकर ईशानी की चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि यही सच था। मेहरा मेंशन से तो वो निकल गए थे, पर कार में मोक्ष तो उसके साथ रोमांस करने में लगा हुआ था। इसलिए उसने ड्राइवर को भी गार्ड के साथ आने को बोल दिया। खुद ही ड्राइव करके आया और बीच रास्ते में कार रोककर उसके साथ रोमांस करने में लगा हुआ था। इसलिए तो वो दोनों इतने लेट आए थे। वहीं अपनी बीवी की चेहरे को देखकर मोक्ष समझ गया कि वो क्या सोच रही है। मोक्ष ने ईशानी की कमर पर हाथ रख के धीरे से चिकोटी कटी तो ईशानी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी, क्योंकि उसे सच में दर्द हुआ था। कार में मोक्ष ने उसकी कमर पर उसी जगह ही बाइट किया था और अब जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए उसने उसी जगह चिकोटी काटा। ईशानी को गुस्से में देखकर मोक्ष को हंसी आ रही थी। वो ईशानी की कान के पास जाकर धीरे से बोला, क्या हुआ बीबी, क्या तुम्हें हमारा रोमांस याद आ रहा है? तुम कहो तो हम यहाँ पर भी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मेरा एक पर्सनल रूम भी है। उसकी बात सुनकर ईशानी का चेहरा लाल हो रहा था। आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा बेशर्म हो गए हैं पतिदेव? ईशानी ने धीरे से मोक्ष को कहा। उसकी बात सुनकर मोक्ष उसे अपनी और करीब करते हुए बोला, हाँ बीबी, सिर्फ तुम्हारे लिए। वहीं आसपास के बाकी लोग हैरानी से उनकी इस प्यार भरा इंटरेक्शन को देख रहे थे। रोशनी और मेहका ने तो गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया था। वहां खड़े बाकी सभी एल्डर्स भी हैरानी से मोक्ष को देख रहे थे। उन्होंने आज तक मोक्ष का ऐसा रूप नहीं देखा था। प्रकाश जी नरेंद्र जी के पास आकर बोले, यार सच में ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। चलो तेरे पोते ने आपने लिए किसी को चुना तो सही, वो भी इतनी अच्छी लड़की। मैंने तो सोचा था मैं अपनी पोती की बात करूंगा आज, पर लगता है मैंने देर कर दिया है। वो थोड़े मायूस लग रहे थे। वहीं रोशनी जो उनकी बातें सुन रही थी वो भी मायूस थी। नरेंद्र जी हैरान थे अपने दोस्त की बात सुनकर। वो उन्हें देखते हुए बोले, ये तो मोक्ष के ऊपर डिपेंड करता है और हमें हमारी पोता बहू बहुत पसंद है, इसलिए तुम ये बात अपनी ख्याल से निकाल दो। अखिलेश जी, कल्पना जी और दक्ष और नव्या भी उनके पास आ गए थे। वो भी प्रकाश जी की ख्याल जानकर हैरान थे, पर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपनी बहू और भाभी की जगह ईशानी के सिवा कभी किसी और लड़की को दे ही नहीं सकते हैं। वो चारों ईशानी के पास चले गए और सबने बारी बारी से उसे गले लगा लिया। और कल्पना जी सबसे ईशानी को इंट्रोड्यूस कराने लगे। वो ईशानी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मोक्ष तो ईशानी की हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि यहाँ खड़े कुछ लड़के कैसे उसकी बीवी को देख रहे हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो लगा था आज यहाँ सिर्फ उसकी दादा की क्लोज फ्रेंड आएंगे, पर यहाँ तो बाकी हाई सोसाइटी की लोग भी है। क्या उसके दादाजी आज के लिए उन्हें मना नहीं कर सकते थे? रोशनी को मोक्ष के साथ ईशानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर जब कनक जी ने उसे ईशानी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने अपने आप को कॉम कर लिया और अपनी होंठों पर एक फोर्सफुल स्माइल लिए उसने ईशानी को ग्रिट किया। ईशानी को उसकी आंखों में नफरत नजर आ रही थी। उसे देखकर ईशानी की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो मोक्ष को देखने लगी, जिसकी नजर सिर्फ उसके ऊपर ही था। वहीं रोशनी मोक्ष को देख रही थी। ये देखकर ईशानी समझ गई कि ये लड़की उसके हब्बी को पसंद करती है। उसकी आंखें ठंडी हो गई। वहीं प्रकाश जी, रोशनी का छोटा भाई रोशन और चारू सब रोशनी को देख रहे थे। उन्हें रोशनी की फीलिंग्स के बारे में पता था, इसलिए उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। रोशनी 26 साल की हो गई थी, पर उसने आज तक किसी से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, और इसका रीजन था मोक्ष। रोशनी हमेशा से सिर्फ मोक्ष से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मोक्ष के पीछे सेम यूनिवर्सिटी में जाना चुना था। फिर उसने अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया ताकि वो मोक्ष के काबिल बन सके, और फिर वो मोक्ष को अप्रोच करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो मोक्ष के लिए एक बोझ बन जाए, क्योंकि मोक्ष कितना पावरफुल था उसे अच्छे से पता था। वहीं रोशन को तो ईशानी की खूबसूरती और पावरफुल प्रेजेंस देखकर उससे प्यार हो रहा था। अगर मोक्ष नहीं होता तो वो ईशानी को जरूर अप्रोच करता। रोशनी ने मोक्ष की तरफ देखते हुए एक पोलाइट स्माइल के साथ ग्रिट किया, इस उम्मीद में कि मोक्ष उससे बात करेगा, पर मोक्ष ने उसे देखा तक नहीं और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया, जिस वजह से रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी लिप्स को बाइट करके खुद को कंट्रोल कर लिया।
मोक्ष की आंखें तो अभी भी ईशानी पर थी। वो कभी उसकी उंगलियों से खेल रहा था तो कभी उसकी बालों की पीछे कर रहा था। ये देखकर चारू और मेहिका को भी जलन हो रही थी। मोक्ष जैसा लड़का उन्हें क्यों नहीं मिलता। तभी चारू के मोमलता जी आगे आकर बोली, वैसे मिसेस राजवंश, आपकी पोता बहू किस खानदान से है और वो क्या कर रही है? उनकी सवाल सुनकर बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगे, क्योंकि सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। कनक जी ने सबको देखा जो जानना चाहते थे, फिर वो ईशानी को देखने लगे और प्यार से बोले, ये ईशानी मेहरा है, और रही बात खानदान की तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वो बिजनेस में मास्टर कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहां कुछ लोगों ने मेहरा फैमिली के बारे में सुना तो था, पर वो इतनी बड़ी खानदान नहीं थी कि सबको उस बारे में पता हो। सब तो सोच रहे थे कि ये कोई बड़ी फैमिली की बेटी होगी, पर मेहरा फैमिली जैसी छोटी फैमिली तो राजवंश खानदान के आगे कुछ भी नहीं थी। तो फिर मोक्ष ने इस लड़की को प्यार क्यों किया? उसे तो रोशनी, मेघा या मेहिका जैसी किसी टैलेंटेड और खानदानी लड़की को चुनना चाहिए था। सब इस बारे में बात करने लगे। वहीं रोशन और ऋतिक की होंठों पर स्माइल आ गई। अब जब ईशानी किसी बड़ी खानदान की बेटी नहीं है तो वो उसे जरूर मोक्ष से छीन सकते थे। इतनी कितने ही रिश्ते टूट जाते हैं सोसाइटी में स्टेटस की डिफरेंस की वजह से। उनकी बात सुनकर ईशानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग उसे जानने की लायक भी नहीं थे। पर मोक्ष की आंखें ठंडी हो गई। उसकी आसपास का ऑरा भयानक हो गया। उसकी आंखें ही काफी थी सबको चुप कराने के लिए। वहीं दादाजी, दादी माँ और बाकी घरवालों को भी उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। ये सब लोग उनके बहू के पैरों के धूल बराबर भी नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। मिंती जी को तो मौका ही मिल गया था, वो कैसे चुप रह सकती थी? वैसे अभी अगर ये स्टडी कर रही है तब तो ये बहुत छोटी होगी। उनकी बात सुनकर दक्ष बोला, हाँ भाभी मुझसे भी छोटी है, वो अभी 22 साल की हुई है। उसकी बात सुनकर सब और भी शौक हो गए। ये इतनी छोटी लड़की है, मोक्ष को ये कैसे पसंद आ गई? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये लड़की सिर्फ 22 साल की है और मोक्ष 30 साल का होने वाला है। क्या ये एज गैप कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सब धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर वो बेट मोक्ष की सुनने के लिए काफी था। गुस्से से उसकी मुठिया कस गई। इन सबकी हिम्मत कैसे हुई उसकी एज के बारे में बोलने की? क्या ये सब ये कह रहे हैं कि वो अपनी बीवी से बहुत बड़ा है? जब उसकी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन सबको क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष के घरवाले भी वही सोच रहे थे। मिंती जी बोली, ये तो बहुत छोटी है। मोक्ष ने एक छोटी लड़की को अपने लिए चुना है, क्या ये उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगी? देखो कनक जी, बुरा मत मानना, पर हमारी पोतियों को ही देख लीजिए, वो सब कितनी टैलेंटेड है। मोक्ष को एक मैच्योर लड़की अपने लिए चुनना चाहिए था, पर उसने एक बच्ची को चुना है। क्या ये लड़की उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ दे पाएगी? मिंती जी की बातों से सभी सहमत लग रहे थे। वहीं रोशनी और मेहिका की होंठों पर स्माइल आ गया थी। उन्हें अब इस छोटी लड़की की परवाह नहीं था। उन्हें लग रहा था ईशानी मोक्ष के लायक नहीं है। वो आराम से इस छोटी लड़की को मोक्ष के जिंदगी से निकाल सकती है। भले ही ये लड़की खूबसूरत हो, पर उनकी तरह टैलेंटेड और हर स्किल तो उसे नहीं आती होगी ना। बिजनेस के लिए और इतनी बड़े खानदान के लिए एक स्ट्रोंग लड़की ही बहू के रूप में सूट कर सकती है। नव्या मुंह बनाते हुए बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी भाभी छोटी है तो उनके पास कोई टैलेंट नहीं है? वो आपकी पोती से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आप उनकी टैलेंट के बारे में ना जाने तो ही बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि आप सब मेरी भाभी के पीछे उनकी फायदा उठाने के लिए पड़ जाए। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहीं ईशानी और बाकी सबको हंसी आ गई। तभी भीड़ से किसी की आवाज आए, मिसीरा। ये कहते हुए एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सबको साइड करते हुए आगे आने लगा। अरे दादाजी, आप थोड़ा स्लो चलिए, आपकी तबीयत खराब है। ये कहते हुए एक 24-25 साल की लड़की उनके पीछे आ रही थी। ये दोनों कोई और नहीं, नरेंद्र जी के दोस्त राजन नायक और उनकी पोती मेघा नायक थे। राजन जी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मेघा उन्हें एक प्राइवेट रूम में ले गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब उन्हें पता चला कि मोक्ष और उसकी गर्लफ्रेंड आ गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी में यहाँ उन्हें देखने के लिए आ गए थे। राजन जी जल्दी से मोक्ष और ईशानी के पास और ईशानी को देखते हुए बोले, मिस ईरा, क्या तुम सच में यहाँ हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। वैसे तुम इंडिया कब आए और मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? ये कहते हुए वो किसी नाराज बच्चे की तरह लग रहे थे। वहीं उन्हें ऐसा बिहेव करते देख और ईशानी को मिस ईरा कहते देख सब हैरान हो गए। क्या मिस्टर नायक बूढ़े हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें गलतफहमी हो रही है और वो इस छोटी लड़की को मिस ईरा के रहे हैं? ईशानी भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मिस्टर नायक होंगे, जो उन्हें 2 सालों से जानते हैं। अब उसकी एक और आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। सबसे ज्यादा तो उसे इस बात की चिंता थी कि अब मिस्टर ओल्ड राजन उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो उनसे स्पेन में 2-3 बार ही मिली थी, फिर भी वो जान गई थी कि उनका नेचर कैसा है। उसने अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं वहां सिर्फ काम की वजह से गई थी। ओहो, तो फिर तुमने मुझे ये बात भी क्यों नहीं बताई? वैसे इससे मिलो, ये मेरी पोती मेघा है। मैं इसी के बारे में कह रही थी। क्या तुम अब तैयार हो इसे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए?
मोक्ष अपनी बेबी डॉल को बड़ी इंटरेस्ट के साथ जुनून लिए देख रहा था। तो उसकी बीबी की एक और भी आइडेंटिटी है, चेज मास्टर मिस ईरा। वहीं दादाजी, दादी माँ, कल्पना जी, अखिलेश जी, नव्या और दक्ष भी हैरान थे। मतलब उनकी बहू की एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी है। चेज मास्टर ईरा, जिसे अनगिनत लोग अपनी टीचर बनाना चाहते हैं, वो उनकी खुद की बहू है। सच में कितनी हैरानी और खुशी भरी बात है। कनक जी और कल्पना जी तो सातवें आसमान में उड़ रही थी। घमंड से उन दोनों ने अपना सिर ऊपर कर लिया और सबको देखने लगे, जो थोड़ी देर पहले उनकी बहू की टैलेंट और योग्यता पर सवाल उठा रहे थे। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, क्या सच में ये छोटी सी लड़की इतनी बड़ी चेज मास्टर है? दादाजी, दादी माँ, अखिलेश जी और कल्पना जी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि ईशानी ने उन्हें एक चेस सेट गिफ्ट किया था जिसका नाम ट्यूनिक था, जिसे दुनिया हर चेस प्लेयर पाना चाहता था। उस चेस सेट को देखकर तो तब सब हैरान हो गए थे कि उनकी बहू ने कितना पैसा और कनेक्शन लगाया होगा इस चेस सेट को पाने के लिए। पर अब उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था कि वो चेस सेट शायद मोक्ष के लिए था। वो सच में एक खजाना था, और उनकी बहू के लिए वो सेट तो कुछ भी नहीं था। मेघा ने ईशानी को ग्रिड किया तो ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी पावरफुल ऑरा और एलिगेंस उसे सबसे ज्यादा सुपीरियर बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई क्वीन हो। राजन जी एक नेशन लेवल की चेज मास्टर थे, इसलिए अपनी एक दादाजी की कहने पर और उनकी रिक्वेस्ट पर वो उनसे मिली थी। तब वो स्पेन में अपनी बिजनेस रिलेटेड काम की वजह से गई थी, और इंटरनेशनल चेस गेम में वो जज भी थी अपनी एक दादाजी के साथ। तब वो राजन जी से मिली थी। राजन जी चाहते थे कि वो उनकी पोती मेघा को चेस सिखाए, पर ईशानी को ना तो टाइम था और ना ही कोई स्टूडेंट लेने का इरादा, इसलिए उसने राजन जी को मना कर दिया था। पर वो माने ही नहीं और 2-3 बार उससे मिले और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिया। पर उसके बाद वो दिल्ली आ गई थी, फिर वो कभी राजन जी से नहीं मिली थी। मिंटी जी आगे आकर बोली, मिस्टर राजन, क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ये तो बस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेज मास्टर मिस ईरा कैसे हो सकती है? उनकी बात सुनकर राजन जी थोड़े गुस्से और इरिटेशन से बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं मिस ईरा को पहचान नहीं पा रहा हूँ? तुम कुछ देर पहले ही कह रही थी ना मैं तुम्हारी पोती को मिस ईरा की स्टूडेंट बनाने में मदद करूं। तो यही मिस ईरा है, सबसे बड़ी चेज मास्टर। पहले से ही वो ईशानी की फिर से मना कर देने की ख्याल से दुखी और मायूस थे, और मिंती जी की बातें आग में पेट्रोल का काम कर रही थी। राजन जी को गुस्से में देखकर और उनकी बातें सुनकर सब समझ गए कि वो सच बोल रहे हैं। ये लड़की ही सबसे बड़ी चेज मास्टर मिस ईरा है, जिन्होंने 2 साल पहले ट्यूनिक नाम की चेस सेट को बनाया था, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई थी। सब उस चेस सेट को पाना चाहते थे, पर चेस मास्टर ईरा ने इसे कभी किसी को नहीं दिया। पता नहीं वो चेस सेट किसके पास है। अफवाह थी कि मिस ईरा ने वो चेस सेट अपनी किसी खास इंसान के लिए बनाया था। मोक्ष अपनी बीबी को प्यार से देख रहा था, मतलब उसकी बीबी ने वो चेस सेट उसके लिए ही बनाया था। ये सोच सोचकर उसे खुशी हो रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था उस चेस सेट को यहाँ म्यूजियम से आज घर ले जाएगा और अपनी रूम में संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो उसकी बीबी ने उसके लिए तैयार किया था जब वो उससे दोबारा मिली भी नहीं थी। उस चेस सेट को नरेंद्र जी ने म्यूजियम में रखवा दिया था ताकि सब उनकी बहू की दिया गिफ्ट को देख सके। मोक्ष को तो अपनी बीबी पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अभी सबके सामने अपनी बीबी को किस करने लग जाए। रोशनी, चारू, मेहका तीनों जलन और गुस्से से ईशानी को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की इतनी इनक्रेडिबल है, इतनी बड़ी चेज मास्टर है, जिसकी स्टूडेंट बनने के लिए भी लोगों की लाइन लगी है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की क्यों ना हो, उनसे भी बड़े बड़े चेज मास्टर सिर्फ मिस ईरा की गाइडेंस लेने के लिए पागल हो जाते हैं। यहाँ सभी हैरान थे। कहाँ कुछ देर पहले उन सबकी आंखों में ईशानी के लिए मजाक थी, अब उनकी आंखों में ईशानी के लिए सिर्फ एडमिरेशन थी। ऋतिक और रोशन की आंखों में तो और भी चमक आ गई थी। अगर ऐसी लड़की जो इतनी बड़ी ओहदा रखती हो उनकी लाइफ में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। जो इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती हो, अगर वो किसी छोटी खानदान से हो तो भी उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वहां खड़े ज्यादातर लोगों को अब एहसास हो रहा था कि क्यों मोक्ष ने ईशानी को चुना, क्योंकि वो खुद एक बड़ी हस्ती है। सबके मन में यही चल रहा था कि काश ये हमारे घर की बहू होती, तो सोसाइटी में हमारा कितना नाम होता। अगर उनकी बहू दुनिया की सबसे बड़ी चेज मास्टर होती, जिसके आगे सब झुकते हैं, तो सोसाइटी में उनका भी स्टेटस बढ़ जाता। पर अफसोस ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं था। उन सबकी चेहरे को देखकर कनक जी और कल्पना जी को तो हंसी आ रही थी। अब हमारी बहू के बारे में जानकर सब हैरान और चुप क्यों हो, कुछ बोलो। मन ही मन वो यही कहकर उन सब पर हंस रही थी। दक्ष और नव्या खुशी से अपनी भाभी के पास आ गए थे और दोनों ने पीछे से और साइड से ईशानी को गले से लगा लिया, क्योंकि उसकी एक साइड तो मोक्ष ईशानी हाथ पकड़कर किसी चट्टान की तरह खड़ा था, जिसे हिलाना भी उन दोनों के लिए मुमकिन नहीं था। वाह भाभी, आप तो इनक्रेडिबल हो, आप जैसा कोई नहीं। आप तो ग्रेट हो। आपकी और कितनी आइडेंटिटी है भाभी, हमें बता दीजिए।
अब मैं तो और सस्पेंस में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, दक्ष ने ईशानी को देखते हुए बच्चे की तरह बोला। नव्या भी बोली, हाँ भाभी, आपकी हर आइडेंटिटी इंप्रेसिव है। मैं भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ भाभी कि आपकी पेंटर मिस एना और मिस क्वीन और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर मिस ईशा के अलावा और कौन कौन आइडेंटिटी है। नव्या फ्लो में सबके सामने ईशानी की बाकी सारी आइडेंटिटी बता दिया। उसे भी होश नहीं था कि वो कहाँ है और यहाँ कितने सारे लोग मौजूद हैं। वो तो खुशी खुशी बस बोलती जा रही थी, किसी को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। ईशानी हैरानी से नव्या को देख रही थी, जिसने एक ही पल में उसकी और 3 आइडेंटिटी को सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया था। को आगे चलकर उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, खास करके उसकी डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी को अगर यहां से किसी ने पब्लिक कर दिया तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो उनसे निपट सकती थी, पर वो इस वक्त कोई हंगामा नहीं चाहती थी। वहीं मोक्ष को भी नव्या पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। दक्ष ने नव्या की हाथ को पकड़ लिया। दादा, दादी, कल्पना जी, अखिलेश जी भी हैरान थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू को कोई परेशानी हो। नव्या को अब जाकर रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपनी भाभी की हिडन आइडेंटिटी को सबके सामने बताकर। अब तो उसे रोना आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या इस वजह से उसकी भाभी उससे नाराज हो जाएंगी? ये सोचकर उसने अपनी आंसू भरी आंखों से ईशानी की तरफ देखा। भाभी, दे से माफी मांगना चाहती हो? पर ईशानी ने स्माइल करके उसकी बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। उसकी बात सुनकर नव्या थोड़ा शांत हो गई। वो जानती थी उसकी भाभी को आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने से प्रॉब्लम हो सकती है, पर अब भी वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। ये देखकर नव्या की होंठों पर स्माइल आ गई। वो दक्ष को कोहनी मारकर बोली, देखा भाभी मुझसे नाराज नहीं होती है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ हाँ पता है, दक्ष ने मुंह बना लिया। वहीं बाकी सब और मोक्ष भी अपनी बीवी को अपनी बहन से इतना प्यार करता देख खुश था। वैसे भी वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अपनी बेबी डॉल को एक खरोच भी नहीं आने देगा। वहीं बाकी सब तो बस हैरानी से ईशानी को देखे जा रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की की इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे है और वो उन सबको मैनेज कैसे करती है। ये सभी आइडेंटिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी, जिसे एक ही लड़की ओन करती थी, जो बहुत हैरानी की बात थी। इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने के लिए तो लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर यह सामने खड़ी छोटी सी 21-22 साल की लड़की इतनी सारी आइडेंटिटी रख के बैठी थी। राजन जी और उनकी पोती भी हैरान थे। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि ये लड़की चेज मास्टर ईरा है, पर उसकी और भी कितनी आइडेंटिटी है ये तो उन्हें पता ही नहीं था। रोशनी और मेहका को तो अब और भी जलन हो रही थी। रोशनी को तो लगा था ये लड़की सिर्फ खूबसूरत है, इसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो वो मोक्ष की जिंदगी में अपनी जगह जरूर बना सकती है। पर ईशानी तो हर स्किल में उनसे आगे थी। उसकी एक भी आइडेंटिटी को यहाँ खड़ी कोई भी लड़की मैच नहीं कर सकती थी। मिसेस राजवंश, मुझे सच में जलन हो रही है कि आपके पास इतनी टैलेंटेड बहू है, एक लेडी ने हंसते हुए कहा। हाँ और नहीं तो क्या, हमारी बेटी को देखो, वो तो अभी तक ठीक से पियानो भी नहीं दिख पाए, उनके पास खड़े एक लेडी ने कहा। मोम, आप सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पास खड़ी उनकी बेटी ने मुंह फुलाते हुए कहा। सच में आपकी बहू की जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। सभी लोग ऐसे ही बात करने लगे, जिसे सुनकर कनक जी और कल्पना जी की होंठों पर प्राउड स्माइल आ गई। कल्पना जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरी बहू सबसे ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और रिमार्केबल है। मैंने भी आज तक अपनी बहू जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं देखी। बिल्कुल मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जैसी कोई और नहीं हो सकती, कनक जी ने भी प्राउडली डिक्लेयर किया। तो सब हाँ में सिर हिलाने लगे और सबको जलन भी हो रही थी। प्रकाश जी नरेंद्र जी को बोले, तुम्हारे इस पोते ने तो सच में आपने लिए एक असली हीरा चुना है, जिसकी चमक के आगे बाकी सब फीका है। पता नहीं मेरा ये पोता कब आपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेगा। 25 साल का होने वाला है, पर अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। काश मेरे पोते को भी ईशानी जैसी कोई प्यारी लड़की मिल जाए। उनकी बात सुनकर रोशन मन ही मन ईशानी को देखते हुए बोला, ईशानी के जैसी ही क्यों, ईशानी ही क्यों नहीं, अब तो मैं ईशानी को अपनी वाइफ बनाकर रहूंगा, चाहे मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। सॉरी प्रकाश दादाजी, पर मेरी बीवी इस दुनिया में सिर्फ इकलौती है, उसकी जैसी कोई दूसरा नहीं मिलेगा, मोक्ष ने ठंडे भाव से कहा। सब देख सकते थे कि ईशानी की जैसी कहने पर भी मोक्ष को जलन हो रही है। मोक्ष का ये साइड आज सब पहली बार देख रहे थे। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना जल क्यों रहे हो? भले ही मुझे ये प्यारी बच्ची बहुत पसंद है और मुझे ऐसी ही पोता बहू चाहिए, पर मैं तुमसे छीन थोड़ी ना रहा हूँ, प्रकाश जी ने हंसते हुए कहा। तो ईशानी बोली, मुझे मेरे हब्बी से इस दुनिया में तो क्या किसी भी दुनिया में कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। ये बात सिर्फ पास खड़े नरेंद्र जी और उनके दोस्त और कुछ लोगों ने सुना था। सच में मोक्ष और उसकी गर्लफ्रेंड की टेम्परमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है मैं समझ गया, तुम दोनों बिल्कुल एक डे से हो, प्रकाश जी ने मुंह बनाते हुए कहा। वहीं रोशनी को जलन हो रही थी, आपने दादाजी की मुंह से ईशानी के लिए इतनी तारीफ सुनकर।
वहीं मिंटी जी को भी जलन हो रही थी, इसे कनक की नहीं बल्कि मेरी पोता बहू होना था। अगर ये मेरे ऋतिक से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। वहीं ऋतिक तो हैरान था कि ये लड़की खूबसूरत के साथ साथ कितनी ज्यादा टैलेंटेड भी है। उसने इतनी रिमार्केबल लड़की आज तक नहीं देखा था। इस लड़की को मेरा होना चाहिए था। इस मोक्ष डे से बिना भाव के इंसान में इतना क्या अच्छा है जो इतनी अच्छी लड़की उसे मिल गई। अब तो वो कैसे भी करके ईशानी को अपना बनाना चाहता था। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को जड़ा से जड़ा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।